हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर सीबीसीटी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लगवाएंगे, जिसके द्वारा आप अपना सीपीसीटी स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। आज का पेपर है आपका 5 नवंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों को के रूप में भी जाना जाता है। तो कॉमन सी बात है कि जो विकल्प होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस। एग्जिट क्या होता है? किसी भी चीज से बाहर आना, है ना। और बूट ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रोसेस है। और फोल्डर फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल फॉर्मूलों में सूत्रों में एक आसन्न सीमा को प्रारंभिक और समाप्ति वाले सेल के एड्रेस, यानी जहां से आपका सेल स्टार्ट हो रहा है और जहां आपका सेल खत्म हो रहा है, उस सेल एड्रेस के जिन्हें कौन से चिन्ह के साथ अलग अलग किया गया हो देकर निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि फॉर्मूले में सेल रेंज जो होती है वो कौन से साइन से दर्शाई जाती है। तो ये होता है अपना कॉलन बोलते हैं इसको, है ना। हिंदी में प्रधान बोलते हैं और इंग्लिश में कॉलन। चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल फॉर्मूलों में रिपीट हो गया। एक पोर्ट बाहरी डिवाइस को से जोड़ने के लिए एक सॉकेट है। तो किसी भी बाहरी डिवाइस को जोड़ने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? किसी भी बाहरी डिवाइस को, है ना। तो किससे जोड़ेंगे उसको? कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। बाहरी डिवाइस को जोड़ने की बात की जा रही है ना। कीबोर्ड तो अपने आप में खुद एक डिवाइस है ना। माउस भी अपने आप में एक डिवाइस है। हेडफोन भी अपने आप में एक डिवाइस है। तो इन सभी डिवाइसेस को, है ना, किसके साथ जोड़ा जाएगा? कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो आपकी बाइनरी भाषा होती है, या इसको मशीनी भाषा भी कहा जाता है। और मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज में दो साइन आपके होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न देखिए, डेटा सेट को दर्शाने के लिए चित्रों, प्रतीकों और प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है। तो डेटा सेट को दर्शाने के लिए जिसमें चित्रों का या चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पिक्टोग्राफ। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन देता है? तो ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर से रिपीट हुआ है। तो ये एक्स टू फंक्शन है, वो किसी भी संख्या का रिवर्स हाइपरबोलिक रिटर्न करता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक दुनिया की राशियों को परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि तापमान को डेटा में, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो जितने भी जो टेम्परेचर वगैरह होते हैं या कोई भी राशि है उसको नापने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से उसकी वैल्यू कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है। हाँ? यहाँ पे स्कैनर तो किसी डिवाइस को या किसी भी डेटा को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है। MICR
ये भी आपका एक स्कैनर का ही टाइप है जो बैंकों में उपयोग होता है, और ओएमआर ये भी एक स्कैनर का ही टाइप। अगला प्रश्न देखिए, एक अति उच्च गति वाली यानी हाई स्पीड वाली अर्धचालक स्मृति है ना, है जो सीपीयू को गति दे सकती है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, हाई स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है। तो सबसे हाई स्पीड वाली मेमोरी इनमें से अपनी कैश मेमोरी ही है, जो सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब आप ऑनलाइन चैट करते हैं तो अपने मित्र का को अपना लाइव इमेज दिखाने के लिए, यानी लाइव वीडियो की बात की जा रही है, के लिए आप किस कंप्यूटर पर कौन सा डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तो लाइव के लिए आप कौन सा डिवाइस का यूज करोगे, वेबकैम का। स्कैनर का उपयोग अभी बताया था, केवल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का, ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन का, इसका यूज केवल आवाज को, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो वेबकैम का उपयोग यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव चैट के लिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए बारकोड पढ़ता है ना। तो यहाँ पे बारकोड की बात की जा रही है, तो बारकोड को पढ़ने के लिए कौन से रीडर का उपयोग किया जाएगा, बारकोड रीडर। तो कुछ प्रश्नों में तो उन्हीं में आंसर छुपा हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण उच्च घनत्व भंडारण उपकरण है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है वो हाई डेंसिटी स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। तो हाई डेंसिटी स्टोरेज कैपेसिटी जो रखती है, इनमें से कौन सी होगी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। चलिए जो रजिस्टर मेमोरी है, ये आपकी है ना, कुछ कुछ ही मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। और संधारित्र, ये तो स्टोर करना ही होता है, ये मेमोरी नहीं है। इंडक्टर, ये भी आपकी मेमोरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये एक्सेल फंक्शन आपको दिया हुआ है, सम प्रोडक्ट, इसका आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आप, हाँ, पहले आपको फर्स्ट वाली ये संख्या का 1 में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरे वाले 12 का फिर 1 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से इसका आंसर 12 + 12 24 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह संख्या 2 कर दूं, तो अब इसका आंसर बताइए जरा आप लोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 36 है ना। तो आपको ये करना कैसे है, फर्स्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, फिर 12 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, फिर दोनों मल्टीप्लाई को आपस में आपको जोड़ देना है। चलिए तो मैं यहाँ पे वापस जो क्वेश्चन में था वही मैं वापस किए दे रहा हूँ। चलिए तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, 24। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपका नंबर सिस्टम से है। तो आपको हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है, ये आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये किस मेथड से आप करेंगे इसको, ये टेबल के माध्यम से आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हेक्साडेसिमल टेबल है उसमें 8 की वैल्यू आपको देखना है। तो 8 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1000, 8 की वैल्यू। इसके बाद फिर 2 की वैल्यू आपकी रहेगी 0010, 0010, क्योंकि हेक्साडेसिमल में चार चार अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं।
और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसके आगे अपन जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको 4 अंकों के जोड़े बनाने हैं, तो 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे, तो 0001 जो है वो आपकी 1 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100101000। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्टोरेज की लोकेशन की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो स्टोरेज की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, एड्रेस का, है ना, यानी कि पते का, क्योंकि लोकेशन की बात की जा रही है। तो क्या रहेगा इसमें से, एड्रेस, है ना। बाइट का उपयोग तो मेमोरी यूनिट है ना, किसी डेटा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और शब्द जो है वो अपना किसी वर्ड को कहा जाता है ना? चलिए, अगला प्रश्न है अपना, और रिकॉर्ड जो होता है वो आपके डेटा का व्यवस्थित रूप होता है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जब आपके पास विंडो में फाइलों और फोल्डरों पर काम करते समय उपयुक्त एक्सेस अधिकार नहीं होते हैं, है ना, तब निम्न में से कौन सा त्रुटि संदेश आपको दिखाई देता है ना। यानी जब आपके पास किसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है और आप उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाई देता है, और उस मैसेज का नाम होता है एक्सेस डिनाइड। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कोई यूजर सर्वर का एक्सेस प्राप्त करने का वैकल्पिक मार्ग ढूंढकर सर्वर के सुरक्षा उपायों को कर सकता है, तो ये किसके द्वारा संभव है, बाईपास के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है, सेम टू सेम। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों को उत्सर्जित करता है जो विद्युत आवेशित होती है। तो कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आपको पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करने की सुविधा देता है। तो फ्यूजर जो है वो अपना प्रिंटर का एक ऑप्शन नहीं है, बट टोनर जो है वो आपको स्याही भरने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रिंट के लिए नहीं किया जाता। तो दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए डुप्लेक्सर ऑप्शन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है, दोनों साइड प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन निर्देशों को सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए आवश्यक हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर हार्डवेयरों से कार्य कराता है, उन निर्देशों को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्देशों का एक समूह होता है, यानी कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलके एक सॉफ्टवेयर निर्मित किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, लोजी इमेज कंप्रेशन के लिए एक सामान्य योजना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोजी इमेज कंप्रेशन क्या होता है। ऐसा इमेज कंप्रेशन जिसका उपयोग इमेज को बिना नुकसान पहुंचाए, इमेज को बिना रिसाइज किए हुए एक सामान्य तरीके से उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कोडिंग, इसके माध्यम से जो है इमेज को किसी भी तरह का कोई भी साइज का नुकसान नहीं होता। और इसी की जस्ट उल्टा होता है लूजलेस इमेज कंप्रेशन। ये लूजी इमेज कंप्रेशन है, इसी का अपोजिट क्या होता है, लूजलेस इमेज कंप्रेशन। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को
इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस यानी दोनों के रूप में माना जाता है। हाँ, तो यूएसबी ड्राइव जो है वो आपको इनपुट के रूप में भी कार्य करती है और आउटपुट के रूप में भी कार्य करती है। प्लॉटर जो है वो केवल आपका आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे विकसित की गई, सबसे पहले विकसित की गई थी? तो सबसे पहले कीमोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका विकास किया गया था। उसके बाद फिर अपना आया डॉस और डॉस के बाद फिर यूनिक्स और लाइनक्स। अगला प्रश्न देखिए। पोर्ट 80 है ना, ऐसी पोर्ट संख्या है जो कौन से आमतौर पर इस्तेमाल किए गए या इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल को सौंपी गई है? तो ऐसी कौन सी पोर्ट का नाम है जो इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है ना, और ये इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल है ना। हाँ, तो HTTP जो है वो एक ऐसी पोर्ट है जिसका उपयोग इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट को या इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है HTTP की? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पता है? SNMP। ये जो है आपका एक ईमेल प्रोटोकॉल। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। मोबाइल ब्राउजर पर इस्तेमाल किए जाने वाले GUI का प्रकार कौन सा? तो मोबाइल मोबाइल ब्राउजर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जितने भी आपके विंडो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सारे आपके GUI के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। CPU, रोम, रैम और डेटा इनपुट आउटपुट सर्किटरी को एक एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में डालने से क्या बन जाएगा? आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एकीकृत सर्किट यानी एक ही सर्किट पे आपको सारी चीजें लगानी है ना। तो जब आप एक ही डिवाइस पर सारी चीजों को लगाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि रैम, रोम, सीपीयू ये तो सिंगल सिंगल ही लगा रहे हैं ना, और किस पर लगा रहे हैं? एक ही आईसी पर। अगला प्रश्न देखिए। अगर यहाँ पर दो सीपीयू लगाने की बात करता तो आपका मल्टी चिप माइक्रो प्रोसेसर हो जाता या मल्टी माइक्रो प्रोसेसर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्लास ए की IPv4 आईपी एड्रेस रेंज क्लास ए की बात की जा रही है। तो क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होता है अपना? वन से लेके वन से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ तक होता है? 126 है ना, क्लास ए का आईपी एड्रेस। और क्लास बी का आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास बी आईपी एड्रेस 128 128 से 192 या 191। 191 तक ही होता है। ठीक है,
और जो 127 127 आईपी एड्रेस जो छोड़ दिया जाता है, ये किसके लिए छोड़ा जाता है? लूप बैक एड्रेस के लिए, है ना? लूप बैक एड्रेस का उपयोग क्या होता है यहाँ पर? लूप बैक एड्रेस का उपयोग क्या होता है? किसी हार्डवेयर नेटवर्क में किसी हार्डवेयर की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि वहां पर आपका डिवाइस जो है, नेटवर्किंग डिवाइस, वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है या नहीं है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। विंडो 8 में गैर अनुक्रियात्मक यानी नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोसेस को रोकने या रद्द करने का त्वरित और आसान तरीका क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि विंडो 8 में नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और उसको आप बंद करना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? टास्क बार के टास्क मैनेजर में प्रोसेस नेम पर टास्क बार के टास्क मैनेजर में प्रोसेस नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंड टास्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कभी कभी एक शॉर्टकट की पूछी जाती है टास्क मैनेजर को ओपन करने की। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए जरा। कंट्रोल अल्ट डिलीट, ये आपके टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। यहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सिस्टम के अनुक्रिया समय और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कर्नल इंटरनल डेटा बफर के पूल को बनाए रखते हुए डिस्क एक्सेस की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को कम करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपना एक्सेस टाइम बढ़ाने के लिए एक्सेस टाइम बढ़ाने के लिए डेटा को इंटरनल रूप से बफर करता है या उसको पूल को बनाए रखने के लिए किसी डिस्क की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है बफर कैच। क्या कहा जाएगा इस स्थिति को? बफर कैच। चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंकों में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो बैंकों में जो है MICR का उपयोग चेक नंबर को पढ़ने या जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए। आमतौर पर वेब ब्राउज़र शब्द का क्या अर्थ? तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज को ब्राउज़ करने या देखने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्च इंजन का उपयोग किसी भी डेटा को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक सिस्टम फाइल, इसका उपयोग बूटिंग प्रोसेस के लिए होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है? ट्विटर। अगर ट्विटर सर्च इंजन नहीं है तो ये क्या है? सोशल मीडिया साइट है ये। बाकी तीनों गूगल, याहू और बिंग, ये आपके सर्च इंजन है। तो इनमें से सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, है ना? अगला प्रश्न देखिए। आउटलुक विंडो के निम्न इंटरफेस घटक में से
कौन कैलेंडर, टास्क, कॉन्टैक्ट और मेल फोल्डर्स को प्रदर्शित करता है। हम्म, तो ये सभी चीजों को प्रदर्शित करने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? नेविगेशन पैन। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉस रेफरेंस विकल्प एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी टैब में उपलब्ध होता है? तो क्रॉस रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? रेफरेंस टैब में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फाइंड की बात की जा रही है, तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच का उपयोग रिप्लेस के लिए, कंट्रोल आर, हाँ, राइट अलाइनमेंट के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग आपको करना होगा? कंट्रोल एस, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्लाइड की बात की जा रही है और स्लाइड शो की बात की जा रही है। अगर नॉर्मल स्थिति में आप कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं तो इससे फाइल सेव होती है। नॉर्मल स्थिति में अगर आप कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं तो फाइल सेव होती है, लेकिन यहाँ स्लाइड शो यानी स्लाइड प्ले हो रही है और इस स्थिति में सभी स्लाइडों को देखने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल एस के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध सरफेस चार्ट श्रेणी नहीं है? सरफेस चार्ट की बात की जा रही है, तो सरफेस चार्ट समझते हैं। और सरफेस चार्ट जो है रडार चार्ट नहीं है। सरफेस चार्ट मतलब जो बाउंड्री वाल टाइप का जो आपको दिखाई देता है। चलो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रडार चार्ट की तरह नहीं है? तो यहाँ से आपको रडार चार्ट की जैसा कौन सा चार्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बार चार्ट। बार चार्ट जो है वो रडार चार्ट की जैसा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी एमएस वर्ड में लिंक की गई है और स्रोत फाइल में संग्रहित है तो जानकारी को क्या हो सकता है उसके साथ? क्वेश्चन समझ में आया आपका? एमएस वर्ड में आपने किसी फाइल को लिंक किया हुआ है और उस लिंक की गई फाइल में यानी सोर्स फाइल जो है उसमें आपने फाइल संग्रहित है, तो जानकारी के साथ क्या होगा? सोर्स फाइल की जानकारी जो होगी उस फाइल के साथ क्या होगा? स्रोत फाइल के संशोधन पर हटाया जा सकता है, स्रोत फाइल के संशोधन पर वैसा ही रहता है। तो जो सोर्स फाइल है आपकी, फाइल के संशोधन पर अपडेट किया जा सकता है। सोर्स फाइल का जो डेटा रहेगा, अगर फाइल को आप एडिट कर रहे हैं तो सोर्स फाइल में भी डेटा को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस होम कमांड समूह में पेस्ट विकल्प है? तो पेस्ट विकल्प आपको बताना है कि कौन से ग्रुप में मौजूद होता है। तो क्लिपबोर्ड में आप पेस्ट कमांड के अलावा और क्या क्या होता है इसमें? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चार कमांड्स जो है वो आपकी क्लिपबोर्ड ग्रुप में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
एमएस वर्ड 2016 के संदर्भ में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरें। यहाँ प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल अक्षर बनाने के लिए आपको पाथ या डायरेक्टरी दी गई है, तो इस डायरेक्टरी को आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही विकल्प आपको भरना है। चलिए देखिए जरा, बताइए जरा। पहले होम टैब के बाद आपको किस ग्रुप में जाना होगा चेंज केस के लिए? फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद फिर आपको मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन, तो यहाँ से आप सभी अक्षरों को कैपिटल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। रवि एमएस वर्ड में पेज साइज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, उचित अनुक्रम में उसे गाइड करें। आपको सही ऑप्शन को क्रम से लगाना है, तो बताइए जरा। पेज साइज को कस्टमाइज आपको करना है। पेज साइज को कस्टमाइज करने के लिए चलिए अभी अपन बात करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए लास्ट वाले ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे, अगर आपको पेज साइज को बदलना है तो क्या करना होगा? पेज सेटअप डायलॉग, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स का पृष्ठ आकार बदल दिया जाएगा। कब बदल दिया जाएगा? ये आपका सबसे लास्ट पॉइंट होगा। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट आपका ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। इसके बाद आपको पेज का साइज बदलने के लिए किस टैब का उपयोग करना होगा? लेआउट टैब का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सेकंड, लेआउट टैब से साइज पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मोर पेपर साइज को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जब आप मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, और पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको पेज की चौड़ाई और ऊंचाई आपको फिल करनी है, और इसके बाद फिर आपको ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स का पेज साइज बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे लास्ट स्टेप ढूंढनी है। उस लास्ट स्टेप ढूंढने के बाद आपको ऑप्शंस को हटाते जाना है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट का एक मान्य प्रकार नहीं है? सॉरी, मान्य प्रकार है, आपको वो बताना है। तो यहाँ से पैराग्राफ का कौन सा इंडेंट होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है, बाकी ये तीनों इंडेंट नहीं होते। अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2016 में डबल स्पेस टेक्स्ट के लिए लाइन स्पेसिंग नंबर क्या रहेगा? 2.0। डबल लाइन स्पेस की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2016 में एडिटिंग ग्रुप के फाइंड टैब में कौन से पैरामीटर्स उपस्थित होते हैं? फाइंड के लिए आपको बताना है। तो फाइंड वाले में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि फाइंड की बात की जा रही है। नेविगेशन नहीं होगा। फाइंड होगा बट एडवांस फाइंड भी होगा, फिर फाइंड भी होगा, एडवांस फाइंड भी होगा, और गो टू भी उसमें दिया रहेगा। तो इसका अपना तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फाइंड फाइंड के बाद एडवांस फाइंड पर भी आप जा सकते हैं, और गो टू कमांड पर भी आप उसके बाद जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से ऑटो करेक्ट टैब के तहत चेक बॉक्स विकल्प की पहचान करें जो एमएस एक्सेल में नहीं है। तो ये आपको बताना है। एमएस एक्सेल में क्या इनमें से नहीं है? कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, ये हो सकता है अपना। कैपिटलाइज नेम ऑफ डे, ये भी हो सकता है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, ये इसमें से नहीं रहेगा। करेक्ट
एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक, तो ये भी अपना कभी कभी एक्टिव हो जाता है। इनमें से अपना कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल, ये ऑप्शन अपना एक्सेल के संबंध में ऑटो करेक्ट फीचर्स पर अप्लाई नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट में बुलेट्स जोड़ने के लिए आपको शॉर्टकट की बताना है। कंट्रोल शिफ्ट एल, आपके टेक्स्ट के साथ बुलेट्स को आप यहां जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उपयोगकर्ता द्वारा डेटा जोड़ने या निकालने के रूप में स्वचालित रूप से टेबल को विस्तृत और संक्षिप्त कर देगा। तो कौन सा जो फंक्शन है उसके साथ आप डेटा को जोड़ने के लिए या उससे डेटा को बाहर करने के लिए स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से टेबल को बढ़ा देगा या छोटा कर देगा उसको। ये आपका ऑटो फिट वाले ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ डायनेमिक रेंज में क्या होगा, जो डेटा आपका दिया हुआ है या जितना डेटा आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से टेबल के साइज को विस्तृत और संक्षिप्त कर देगा, यानी ऑटो फिट उसको कर देगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आप एमएस वर्ड में किसी विशिष्ट पृष्ठ या बुकमार्क पर जाना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट की बताना है। गो टू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जी, और गो टू के माध्यम से ही आप किसी भी पेज नंबर पर या किसी भी बुकमार्क पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कंट्रोल एच जो है वो किसकी शॉर्टकट की है, रिप्लेस के लिए। कंट्रोल डी फोन डायलॉग्स के लिए, और कंट्रोल सी कॉपी के लिए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक कमी या सीमा नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनमें से कौन सी कमी नहीं है वो आपको बताना है। कमी नहीं है, हाँ, नहीं। देखिए अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, उसके लिए आपको महंगे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, है ना, महंगे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। और समय की कमी अगर है तो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, है ना। और सिस्टम की विफलता, यानी अगर आपका कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस संबंध में सही नहीं है, ये हो सकती है, बट आप जानकारियों को आप आसानी से साझा कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो ये इसकी कमी नहीं है। आप जानकारियों को आराम से शेयर कर सकते हैं ना, तो ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कमी नहीं है, कमी की बात की जा रही है। हम्म, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री मीडिया फाइल प्रारूप है, तो ओपन सोर्स की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, वेब के लिए। तो वेब के लिए आपको एक तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी, है। अब वेब में बात की जा रही है, साथ में किसकी बात की जा रही है, मीडिया के लिए, तो अपना वेब एम जो है वो ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। चलिए तो ये आज का आपका पेपर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।